स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और आज है 17 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 16 सितंबर और 17 सितंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कवि श्री चंद्रभान सिंह लोधी जी की पुस्तक शेर ए बुंदेलखंड राजा किशोर सिंह जी की पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, तो शेर ए बुंदेलखंड राजा किशोर सिंह जी की पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा। और इसके लेखक कौन है? श्री चंद्रभान सिंह जी। और राजा किशोर सिंह 1857 की क्रांति के नायक रहे हैं। राजा किशोर सिंह का बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वाधीनता संग्राम में अहम योगदान रहा है और उनके जीवन चरित्र पर यह किताब लिखी गई है। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक और पुस्तक का विमोचन किया है। इसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू सेल्फ इवैल्यूएशन। ठीक है, और डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर की आत्मबोध पर केंद्रित इस पुस्तक का आमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने लिखा है। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट बुक की बात करें तो प्रयास प्रतिबिंब किसके द्वारा लिखी गई है? यह हमारे मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लिखी थी, प्रयास प्रतिबिंब। द डॉटेड लाइन किसने लिखी है? तो ये देवयानी मुखर्जी ने लिखी है। ताई, जो कि सुमित्रा महाजन जी, जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी है और ये इंदौर से सांसद भी रह चुकी है। तो ये ताई पुस्तक किसने लिखी है? मेघा किरीट सोमैया ने लिखी है। और वायरस से वैक्सीन तक, ये श्री आदित्य श्रीवास्तव ने लिखी है। भारत की शताब्दी हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा लिखी गई है। मध्य प्रदेश की विकास गाथा हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखी है। मध्य प्रदेश और गांधी जी मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा लिखी गई है। अनकहा लखनऊ, ये हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन ने लिखी है, अनकहा लखनऊ। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख बुक्स थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण पूरी तरह से उन्मूलन करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? तो ये 2047 तक निर्धारित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कुपोषण को पूरी तरह से उन्मूलन करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? तो 2047 तक हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 2047 तक हमारे मध्य प्रदेश में कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का टारगेट है। कुपोषण को खत्म करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 2010 में एक योजना चलाई गई थी। उसका नाम क्या था? अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन योजना। ये कब स्टार्ट की गई थी? ये 2010 में स्टार्ट की गई थी। तो हमारे मध्य प्रदेश में बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए अटल बिहारी आरोग्य पोषण योजना का प्रारंभ किया गया था और इस मिशन के तहत शक्तिमान योजना संचालित की जा रही है। ठीक है, तो अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन कब स्टार्ट किया गया था? 2010 में स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो देखिए, मध्य प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ जंग में पिछले 20 वर्षों में लगातार सफलता मिल रही है। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 वर्ष 2005-6 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो कि 2019 से 21 जारी आंकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि हमारे मध्य प्रदेश में बच्चों में कुपोषण के मामले में गिरावट आई है। जो कुपोषण होता है ये तब होता है जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते या पोषक तत्वों का सेवन सही अनुपात में नहीं हो पाता, यानी अल्प पोषण होता है। तो ये 3 प्रकार से होता है। वेस्टिंग यानी कद अनुरूप निम्न वजन को वेस्टिंग के रूप में जाना जाता है और यह तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता है और या उन्हें कोई संक्रामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इसे वेस्टिंग कहते हैं। स्टंटिंग की बात करें तो आयु अनुरूप निम्न कद को स्टंटिंग के रूप में जाना जाता है, प्रायः अपर्याप्त कैलोरी ग्रहण करने के कारण उत्पन्न होता है। और अल्प वजन यानी अंडरवेट की बात करें तो आयु अनुरूप निम्न वजन को अल्प वजन के रूप में जाना जाता है और अल्प वजन से ग्रस्त बच्चे स्टंटिंग और वेस्टिंग या दोनों के शिकार हो सकते हैं। कि मध्य प्रदेश में 2005-6 में जहां 60% बच्चे उम्र के अनुसार कम वजन वाले थे, वहीं वर्ष 2020-21 में यह आंकड़ा घटकर 33% हो गया है और इस अवधि में 45% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है और इसे हम स्टंटिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उम्र के अनुसार कम आयु वाले बच्चों की बात हो रही है तो इसे हम स्टंटिंग कहते हैं। ठीक है, और वर्ष 2005-6 में दुबलेपन की दर 35% थी, जो 2020-21 में घटकर 18.9% हो गई है। इसमें भी 16.1 अंक यानी 45.9% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर है।
और इसे हम क्या बोलेंगे, वेस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, इसमें हमारा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। स्टंटिंग में हमारा मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ठीक है, गंभीर दुबलेपन के मामले में 12.6% से घटकर 6.5% यानी 6.1 अंक यानी लगभग 48.7% की गिरावट आई है, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इसे अंडरवेट कहेंगे हम। तो अंडरवेट में हमारा मध्य प्रदेश में कितने परसेंट की गिरावट आई है, 48.7% की गिरावट आई है। इसमें हमारा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। 2023 से 24 के बीच के प्रमुख आंकड़े देखें हम तो ट्रैकर ऐप के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2023 में हमारे मध्य प्रदेश में 30% बच्चे कम वजन वाले थे, जो जुलाई 2024 तक घटकर 27% रह गए हैं। अप्रैल 2023 में दुबलापन 8% था, जो जुलाई 2024 में घटकर 7% हो गया है। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश की भविष्य की योजनाएं और लक्ष्य क्या क्या निर्धारित किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण उन्मूलन के लिए 2047 के तहत कुछ प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ठिंगनापन 33% से कम, वजन 25% से कम और दुबलापन जो है वो 8% से कम और गंभीर दुबलापन 5% से कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और वर्ष 2047 तक सभी प्रकार के कुपोषण का पूरी तरह से उन्मूलन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भारतीय जल सेना के द्वारा 14 से 15 सितंबर 2024 तक ITF ट्रायथलॉन इन्विटेशनल प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया। तो ये तमिलनाडु में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारतीय जल सेना के द्वारा 14 से 15 सितंबर 2024 तक ITF ट्रायथलॉन इन्विटेशनल प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो तमिलनाडु में किया गया। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश ने 3 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 रजत पदक है और 1 जो है वो कांस्य पदक है। आध्या सिंह और रोशन गॉन्ड इन्होंने रजत पदक जीता है, दुर्विसा पवार ने कांस्य पदक जीता है। तो देखिए भारतीय जल सेना के द्वारा 14 से 15 सितंबर 2024 तक ITF ट्रायथलॉन इन्विटेशनल प्रतियोगिता का आयोजन रजाली तमिलनाडु में किया गया। इसमें हमारे मध्य प्रदेश ट्रायथलॉन अकेडमी के खिलाड़ियों ने कुल 3 पदक जीते, जिसमें 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक है। और इन तीनों पदक विजेता खिलाड़ी आध्या सिंह, रोशन गॉन्ड और कुमारी दुर्विसा पवार आगामी एशियन अंडर 24 चैंपियनशिप 2024 जो कि सऊदी अरब में आयोजित की जाएगी, तो यहाँ पर इनका चयन हुआ है। ठीक है, किसका आध्या सिंह, रोशन गॉन्ड और कुमारी दुर्विसा पवार का। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरी वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के जो खिलाड़ी हैं चेतन हेमंत सपकल, तो इन्होंने कितने पदक जीते हैं। तो इन्होंने 3 पदक जीते हैं। ठीक है, इसमें 1 सिल्वर मेडल है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, तो 1 सिल्वर मेडल जीता है और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इस वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था। तो ये जर्मनी में किया गया था। ठीक है, जर्मनी में किया गया था वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन। और जो चेतन हेमंत सपकल है तो इनका संबंध देखिए महाराष्ट्र से है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के हैं, लेकिन अभी हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी में प्रशिक्षण कर रहे हैं। इन्होंने पिछले साल ही हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी ज्वाइन की थी, चेतन हेमंत सपकल ने। और शूटिंग की बात करें तो शूटिंग से ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम याद रखिएगा। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और इनमें इनको कोई मेडल नहीं मिला था। और शूटिंग में बात करें, चिंकी यादव का नाम भी याद रखिएगा। चिंकी यादव भी शूटिंग प्लेयर है। और इसके बाद प्रगति दुबे भी शूटिंग प्लेयर है। ठीक है, प्रगति दुबे भी शूटिंग प्लेयर है। और पैरा शूटिंग खिलाड़ी रुबीना फ्रांसिस का नाम याद रखिएगा। रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग प्लेयर है, ये भी हमारे मध्य प्रदेश से है रुबीना फ्रांसिस। और इन्होंने अभी हाल ही में जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है। तो कांस्य पदक जीता है। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था जो कि MPPSC प्री 2024 में पूछा गया था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है। तो ये दिया जाता है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो ये 1996 से की गई थी। और इसमें पहला पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये तीजन बाई को दिया गया था। ठीक है, तीजन बाई का नाम याद रखिएगा। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान पहला किसे मिला था। तीजन बाई को मिला था। और इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। अब देखिए जो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान है, ये जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट और श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए
केवल पुरुषों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो केवल पुरुषों को कौन सा पुरस्कार मिलता है? राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। केवल महिलाओं को राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसमें भी पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो ये 5 लाख रुपए दी जाती है। बात करें राष्ट्रीय कबीर सम्मान की, तो देखिए राष्ट्रीय कबीर सम्मान भारतीय भाषाओं में लिखी गई कविताओं के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसमें भी पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, एमपीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया था, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? गोंड, कोल, भील या सहरिया? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।